श्री नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं 2014 से उनकी लोकप्रियता निरंतर बढ़ रही है, क्योंकि उन्होंने जो विकास के कार्य कराए हैं ये निसंदेह उसका विपक्ष के पास कोई भी विकल्प नहीं है। इसलिए कि ये 15-15 साल तक 2-2 3-3 टर्म ये मुख्यमंत्री रह लिए, इन लोगों ने अपने राज्यों में काम ही नहीं किया। एक ही इनका फार्मूला है कि मुसलमानों का जो एक बड़ी तादाद में जो वोट होता है, कहीं 20%, कहीं 18%, कहीं 12%, वो बीजेपी के नाम पे जो है वो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ले जाती है। इसी तरह से नीतीश कुमार और वहाँ ममता बनर्जी। मैं अब ये इन्हें जो है इनका ये सपना, क्योंकि ये टूटने वाला है और ये जो इनका सपना ये साकार होने वाला नहीं है, इसलिए कि भारत का मुसलमान इन 9 सालों के अंदर ये देख रहा है कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि वो फ़ायदे में है। यूँ फ़ायदे में है कि उनके बच्चे लिख पढ़ कर के मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, तो इसलिए विपक्ष बहुत परेशान है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अब तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं और इसी बीच बिहार में होने वाली है विपक्षी एकता की बैठक, जिसको लेकर नीतीश कुमार की तरफ से ये तैयारियां की जा रही हैं, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं। जहां एक तरफ नीतीश कुमार लगातार तैयारी कर रहे हैं कि वो विपक्ष को एकजुट करें, तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक जीतने के बाद कांग्रेस का भी यही कहना है कि 2024 में कांग्रेस फहराएगी परचम। तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत ने भी कहा है कि 2024 में विपक्ष की यानी कि मिलीजुली सरकार आने वाली है केंद्र में। इन तमाम मामलों को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती शमून कासमी सर, राहुल गांधी का विदेश दौरा हो या फिर विपक्ष की बिहार में बैठक, एक तरफ अलग अलग मुद्दों को इन्हीं राजनीतिक पार्टियों को ले की जो है वो सोच अलग अलग नजर आती है, पर लोकसभा चुनाव को लेकर ये बातें कही जा रही हैं कि एक ही विचारधारा की पार्टियां जो हैं वो एक साथ हैं। तो क्या एक साथ पार्टियों को लाने में सक्षम रह पाएंगे नीतीश कुमार 2024 तक? क्योंकि अभी से ही बिखराव जो है वो नजर आ रहा है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस का विधायक तोड़ लिया, वहीं महाराष्ट्र में अलग अलग पार्टियों की रार चल रही है। दिल्ली में ऑर्डिनेंस मामले को लेकर आधी पार्टियों ने अपना जो फैसला है वो बदल दिया है, जैसे कांग्रेस ने पल्ला खींच लिया है। नहीं, देखिए, इस वक्त बिहार में आगामी 2024 के इलेक्शन के लिए विपक्ष का एकजुट होना और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से घबराना, और ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ये बौखलाहट है। और रह गए ये लोग जो विपक्ष के लोग हैं, जो इस वक्त अलग अलग स्टेटों में अपना शासन चला रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी बंगाल में, केसी राव जो हैं वो उसमें तेलंगाना में। तो ये आदि जो लोग हैं, और नीतीश कुमार जी जो इनमें सब में अनुभवी हैं। नीतीश कुमार जी पिछले दिनों में श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में उन्होंने जो है वो सरकार का हिस्सा रहे हैं। वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार जी एनडीए में रहते हुए बिहार के मुख्यमंत्री थे। उस वक्त वो छोड़ करके चले गए थे, फिर वो आए, फिर वो गए। तो ये तो सियासत में, राजनीति में होता रहता है कि अप और डाउन भी होता है, और एक दूसरा जो है इनमें कोई स्थायी न दुश्मन है न स्थायी कोई दोस्त है। अब रह गई बात ये कि जो श्री नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं 2014 से उनकी लोकप्रियता निरंतर बढ़ रही है, यानी देश में भी और विदेशों में भी, क्योंकि उन्होंने जो विकास के कार्य कराए हैं ये निसंदेह उसका विपक्ष के पास कोई भी विकल्प नहीं है। इसलिए कि ये 15-15 साल तक 2-2 3-3 टर्म ये मुख्यमंत्री रह लिए, इन लोगों ने अपने राज्यों में काम ही नहीं किया। तो राज्यों में जब इन्होंने काम नहीं किया तो सिर्फ जो है ये एक ही इनका फार्मूला है कि मुसलमानों का जो एक बड़ी तादाद में जो वोट होता है, कहीं 20%, कहीं 18%, कहीं 12%, जैसे दिल्ली के अंदर 12% वोट जो है वो बीजेपी के नाम पे जो है वो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ले जाती है। इसी तरह से नीतीश कुमार और वहाँ ममता बनर्जी। मैं अब ये इन्हें जो है इनका ये सपना, क्योंकि ये टूटने वाला है और ये जो इनका सपना ये साकार होने वाला नहीं है, इसलिए कि भारत का मुसलमान इन 9 सालों के अंदर ये देख रहा है कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। कोई एनालाइज़ कर ले, मेरा एनालाइज़ ये है कि इस सरकार के अंदर मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं हुआ।
बल्कि वो फ़ायदे में है, यूँ फ़ायदे में है कि उनके बच्चे लिख पढ़ करके मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। तो इसलिए विपक्ष बहुत परेशान है और वो तरह तरह के हथकंडे कर रहा है। बीजेपी को मुसलमानों के सामने ला के खड़ा करता है और वो कहते हैं कि बीजेपी को हम ही हरा सकते हैं। हमारा मुसलमानों को ये कहना है कि ये विपक्ष तुम्हारा हमदर्द नहीं है। अगर बिहार का आप शासन देखते हैं तो अनेकों वाक़यात ऐसे हुए हैं कि जिसमें वहाँ मुसलमानों की मालो जान को नुकसान हुआ है। इसी तरह से ममता बनर्जी का अगर आप बंगाल में देखते हैं तो वहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर उनका ठीक नहीं है। इसी तरह से आप अगर जो है वो दिल्ली के अंदर देखते हैं तो अरविंद केजरीवाल का तो लॉ एंड ऑर्डर इसके पास इसका तो कोई विज़न ही नहीं है, अलावा इसके कि तुम भी खाओ और हम भी खाएं। इसके अलावा उसका कोई विज़न नहीं है। अरविंद केजरीवाल यानी विज़न विहीन आदमी है। तो इसी तरह से मैं समझता हूँ कि सिर्फ इनका एक ही फार्मूला है, एक ही मकसद है सबका कि किसी तरह से इन भोले भाले मुसलमानों को लाके बीजेपी के सामने खड़ा कर दें। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, दंगा मुक्त है भारत, आपको कोई लॉस नहीं हुआ है। आपके लिए मौका है। हमने 60 साल जो है वो इन सारे जो विपक्ष के इस वक्त विपक्ष में हैं इनके साथ हमने रह के देखा है। हमने इन्हें बड़ी तादाद में वोट दिया है, चाहे अखिलेश यादव हों चाहे मायावती हों, मगर इन्होंने कोई काम आपके कल्याण के लिए नहीं किया है। इसलिए आपको ये सोचना चाहिए और मुसलमानों के इंटेलेक्चुअल को, बुद्धिजीवी वर्ग को, धार्मिक नेताओं को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी से अपनी दूरियों को कम करना चाहिए और मुसलमानों को लामबंद नहीं होना चाहिए और ना ही उन्हें ये अपील करना चाहिए। मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको भारतीय जनता पार्टी को हराने की अपील नहीं करनी चाहिए, बल्कि अगर आप जिताने के लिए एक बार आप ये कहें मुसलमानों से कि भाई भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, तो मैं दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ, वोट एक आपका एक ऐसा दान है। जब आप किसी को दान देते हैं तो दान लेने वाला जो है वो आपका धन्यवाद करता है, आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा होता है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कैंडिडेटों को वोट देंगे तो वो आपका काम करेंगे। मेरा अनुभव है और मैं दावे के साथ आपसे ये बात कह रहा हूँ कि अगर आपने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों को आपने वोट दिया और उन्हें ये बता करके कि हम बगैर किसी उसके आपको वोट दे रहे हैं, तो मैं बिल्कुल मैं चैलेंज के साथ ये बात कह सकता हूँ। मेरा अनुभव है, अनुभव मेरा ये है कि वो आपका काम करेंगे। हमने पिछले आगामी चुनावों के अंदर, जो पिछले चुनाव थे उसमें कश्मीर के अंदर, तो वहाँ जब इलेक्शन हुआ तो डूडा है आपका, इधर ये पूरी बेल्ट थी, ये जो जम्मू और जम्मू के बाद जो है वो एक वो मिला हुआ सरहद ज़िला है, क्या बोलते हैं उसका नाम, मेरे जहन से जगहों का निकल रहा है। तो हम वहाँ गए और हमने वहाँ जाने के बाद में जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, तो कठुआ है आपका, डूडा है, आगे जा कर के फिर वो किश्तवाड़ है, इन सारी जगहों पे राजौरी है। यहाँ से जो कैंडिडेट जीते भारतीय जनता पार्टी के, तो हमने ये कहा था उनसे, उस वक्त कहा था कि मुसलमानों, हम हाथ पकड़ के हमने उनसे कहा कि खड़े होकर के आप बताइए कि आप मुसलमानों के काम करेंगे। तो हमारा अनुभव ये रहा कि वो कश्मीर के मुसलमानों ने ये बात कही कि हमारे काम उन लोगों ने किए हैं जो इधर ये आपका ये किश्तवाड़, कठुआ और आपका जो डूडा है, तो डूडा में के जो एमएलए थे, और हमने उनसे कहा अगर इन्होंने आपका काम नहीं किया तो हम हाथ पकड़ के इनका काम कराएंगे। तो इसलिए मैं आज ये बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि विपक्ष फेल होगा और दिल्ली के अंदर 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीतेंगी। बिहार की एक आध सीट हो सकता है कि कोई विपक्ष को चली जाए, ज़्यादा सीटें आएंगी और इसी तरह से 80 सीटों में यूपी के ज़्यादातर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीतेंगे। मैं 80 की बात ना करके मैं ये कहूँ कि 80 हो सकता है, एक आध सीट किसी ऐसे उस विपक्ष को चली जाए, वरना 80 की 80 सीटें जो है वो यूपी से भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीतेगी। और क्यों नहीं जीतना चाहिए श्री नरेंद्र मोदी जी को? इसलिए कि वो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे काम कर रहे हैं। उन्होंने पूरे भारत के अंदर जो विकास हुआ है, आप उठा के देख लीजिए कितने जो है सेतु बने हैं। सर, इसी के साथ अगर सवाल करें तो आपने कहा है कि देश से लेकर विदेश में पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही है और इसी लोकप्रियता को टक्कर देने के लिए 18 से ज़्यादा पार्टियां जो है वो अलायंस कर रही हैं, बैठक कर रही हैं। दूसरा सवाल ये कि अभी आपने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया है,
जम्मू कश्मीर में ही राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा की थी, जिसके बाद वो अभी ये भी कह रहे थे कि हम मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए ही हमने भारत जोड़ो यात्रा की थी। तो सर, एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा है, दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों का अलायंस है जो कि पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को टक्कर देने के लिए लगातार रणनीति तैयार कर रही है। नहीं, देखिए, जो भारत जोड़ो यात्रा है इसमें तो संदेह नहीं है कि राहुल गांधी उसमें निकले। तो राहुल गांधी इससे पहले तो अपने ऐसी उसमें तमाम ऐशो आशाइश के साथ रहते थे, क्योंकि वो तो राजकुमार हैं, वो तो राजकुमार है, तो राजकुमार की ज़िंदगी थी उनकी। तो उन्हें पहली बार ये नज़र आया कि धूप और छाँव क्या होती है, गर्मी और ठंड क्या होती है, और जाहिर है कि उसका कुछ ना कुछ तो इफ़ेक्ट पड़ेगा। मगर मैं ये बात कह सकता हूँ कि श्री नरेंद्र मोदी का जो कैरेक्टर है, जो उन्होंने काम किया है, अरे भाई, वो एक राजघराने से नहीं, गरीब घर से नीचे से निकल कर के आए हैं। उनकी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि गरीब घर के अंदर पैदा हुए, आम आदमी के पैदा हुए, और आज उन्होंने हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों की प्रेरणा का स्रोत यूँ बन गए कि एक आम आदमी भी ये सोच सकता है कि मैं भी ऊपर जा सकता हूँ। अगर श्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो एक आम आदमी भी ये सोच सकता है कि मैं भी मिनिस्टर बन सकता हूँ, मैं भी एमपी बन सकता हूँ। और इनका क्या है, इन्हें देखने के बाद तो बड़े बड़े बंगले याद आते हैं, बड़े बड़े आशाइश याद आती है। तो शहज़ादे हैं, तो शहज़ादों के लिए क्या है, तो राजकुमार हैं। तो इसलिए मैं ये बात आज कहूँगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है, और लोकप्रियता नहीं, मैं देश का आह्वान करना चाहता हूँ कि बड़ी मुश्किल से जो है अच्छा आदमी मिलता है, अच्छा लीडर मिलता है, तो श्री नरेंद्र मोदी जी उनमें से हैं। वो हम अपने देश के प्रधानमंत्री को, अपने देश के नेता को, उन्हें बिल्कुल हिंदू और मुसलमान नहीं, बल्कि एक भारत के नेता की हैसियत से उन्हें मजबूत करेंगे, और करना चाहिए। इसलिए कि कमियां हो सकती हैं, मगर लगातार जो आदमी काम कर रहा हो और कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहा हो, तो उस पर हमें संदेह नहीं करना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि श्री नरेंद्र मोदी जी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे, और फिर देश में जो बाकी काम रह गए हैं उन्हें वो पूरा करेंगे।